नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इसमें तमाम जो नेता है वो शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और आज यानी कि 16 जनवरी को जेपी नड्डा इस बैठक को संबोधित करेंगे, तो वहीं पर 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बैठक को लेकर चर्चा आखिर क्यों की जा रही है, क्योंकि 2023 की अगर बात की जाए तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर जम्मू कश्मीर की भी बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। तो कुल 10 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं 2023 की बात की जाए और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर जो चर्चा है वो की जाएगी, मंथन किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका जो कार्यकाल है वो 20 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष पद है उसको लेकर जेपी नड्डा के दोबारा से इस पद पर ताजपोशी होगी, जो कि लगभग तय मानी जा रही है। अगर बात की जाए तकनीकी दृष्टि से, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये तय माना जा रहा है कि एक बार फिर से जेपी नड्डा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुने जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनावों में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में संगठन, राज्यों का जो संगठन है उसके चुनाव करवाना और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लगने वाला है। उसी वजह से जेपी नड्डा दोबारा से कहा जाए कि उनकी जो ताजपोशी है वो लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन 2 दिनों तक दिल्ली में ये बैठक जो है वो चलने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। उससे पहले जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे बीजेपी मुख्यालय में, जो बड़ी बैठक, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोड शो किया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी दोबारा ताजपोशी होगी। क्या क्या उनके सामने चुनौतियां होंगी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी 2023 के विधानसभा चुनावों में, और विपक्षी दल इसको लेकर क्या रणनीति जो है वो बनाएंगे और लोकसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जाएंगे इस पर हम चुनौती तो हर चुनाव होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पिछले 4 चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के साथ है, तो मुझे नहीं लगता आगे भी ऐसा ही रहेगा। मुझे तो ऐसा दिखाई देता है 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 80 की 80 जीत रहे हैं। यूपी में गुजरात की तरह एक रिकॉर्ड बनेगा और ये रिकॉर्ड होगा कि अब तक की सबसे ज्यादा सीटें एकल पार्टी, अकेले कोई पार्टी ने अगर जीती है तो इसे 2024 के चुनाव में बीजेपी जीतेगी। इस पे क्या लिखा है? भारत की जनता का, देश की जनता का प्रधान सेवक। तो वो लोग क्या तुलना करेंगे मोदी जी से, जिनके अंदर सेवा का भाव ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री, दुनिया के इतने मजबूत व्यक्ति, भारत के प्रधानमंत्री, फिर भी क्या लिखते हैं अपने को? सेवक। हम सब उनको क्या कहते हैं? सेवक। जनता क्या कहती है? सेवक। तो देखिए, बड़ी बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और इसमें क्या जेपी नड्डा एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं फखरुल हसन जी, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजय चौधरी जी आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। क्या एक बार फिर से, अगर वैसे देखा जाए टेक्निकली तो लगभग तय माना जा रहा है कि जेपी नड्डा जी का जो ताजपोशी है वो उनकी तय है, लेकिन क्या एक बार फिर से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें एक बार फिर से जेपी नड्डा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे? संजय जी। देखिए, ये कोई
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, ये अध्यक्ष की चुनाव की बैठक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और कार्य समिति की बैठक का एजेंडा तय होता है कि इसके पहले जो कार्यविधियां हुई हैं उनका अनुमोदन होता है और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा खींची जाती है। निश्चित रूप से बीते एक साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीते हुए राज्यों में एक राज्य को छोड़ के सारे राज्यों में जीत हासिल की है। बहुत बड़ी जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है और ट्रैक से हटकर जीत हासिल की है। ऐसे राज्यों में जहां यह माना जाता था कि वहां अगली बार सरकार बदल जाती है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बदलते हुए जीत हासिल की है। और गुजरात की जीत अपने आप में एक ऐसी अपरिमित जीत है कि जिसको लेफ्ट पार्टीज के अलावा किसी पार्टी ने इतना बहुमत यानी कि 150 को पार करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा था उसे पार करके दिखाया है। तो बहुत बड़े विश्वास के साथ बीते साल का जो अनुमोदन होगा और नए साल के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी करेगी। जैसे हमने देखा है कि बीते 2 लोकसभा के चुनाव में एक बार 275 पार किया, एक बार 300 पार किया, तो भारतीय जनता पार्टी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए शंखनाद करने वाली है और निश्चित रूप से तीसरी बार इस देश की राजनीति पर भारतीय जनता कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है। इसलिए सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या एक बार फिर से इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है इसी में ऐलान कर दिया जाएगा, क्या दोबारा से उनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया जाएगा? क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जिस तरह से संवैधानिक तरीके से पार्टी का जो संविधान है उसके अनुरूप करवाने में तो काफी वक्त लगेगा। इतना वक्त तो पार्टी के पास है नहीं, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इसमें इस कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है इसमें ऐलान किया जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ संजय जी। नहीं, ये तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, वर्तमान स्थिति को लेकर और भविष्य को देखते हुए क्या निर्णय लेगा राष्ट्रीय कार्य समिति हमारी बैठी हुई है और मुझको लगता है कि कल इसके बारे में दिशा निर्देश जारी होंगे। पार्टी क्या निर्णय लेगी ये तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति तय करेगी, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को बनाएगी। जो बीते वर्ष में जो हमने अचीवमेंट किया है उसके बारे में चर्चा होगी और आगे और बड़े लक्ष्य को निर्धारित करके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने नए लक्ष्यों को निर्धारित करेगी। ठीक है, फखरुल हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फखरुल जी देखिए, अगर बात की जाए जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो काफ़ी शानदार रहा है, आपने भी देखा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, आपको सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी ही है और भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस उत्तर प्रदेश ही। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके लिए भी बड़ी चुनौती, क्योंकि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उनका काफ़ी ज़्यादा उनको सफलता जो है वो मिली हुई है। किस तरह से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो एक आप उत्तर प्रदेश में आप प्रतिद्वंदी के तौर पर किस तरह से देखते हैं और उनके आने से क्या समाजवादी पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी का जो एक राइवलरी है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको बनाते। चयन और नियुक्ति तो नहीं होती भारतीय जनता पार्टी में, मनोनयन होता है। जैसे पहले भी नड्डा जी बना दिए गए थे तो कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी था, ये भारतीय जनता पार्टी ने कमरे में बैठ के तय किया कि नड्डा जी अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष हो गए थे। आने वाले समय में कार्यकाल बढ़ाना होगा या दोबारा बनाना होगा तो 4 लोग कमरे में बैठेंगे, तय कर देंगे। तो ये इसमें कहीं कोई दिक्कत मैं समझता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन नड्डा जी हिमाचल से आते हैं, हिमाचल की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती, केवल गुजरात की बात क्यों करती? अभी चुनाव हुआ है हिमाचल में, और जब दिल्ली एमसीडी की चुनाव की बात क्यों नहीं होती, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में हुए उपचुनाव की बात क्यों नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है कि ये जो लूज करते हैं वो नहीं दिखाते, जो गेन करते हैं वो दिखाते। गुजरात की चर्चा कर रहे हैं, हिमाचल की चर्चा नहीं करेंगे, एमसीडी चुनाव की चर्चा नहीं करेंगे, ये बाई इलेक्शन की चर्चा नहीं करेंगे। तो हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, उनके संगठन का मामला है। इस पे या वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमें इस पे कोई टीका टिप्पणी ऐसे भी नहीं करनी है। हम समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में, आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार बने हुए हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर भी आने वाले समय में कार्यक्रम है, जो आंध्र प्रदेश या दूसरे राज्यों में आदरणीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को आगाह करने का काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है
कि जो मॉडल मैनपुरी का हमने अपनाया था, जो खतौली में हमने जीत हासिल की है, उसी मॉडल के तहत हम उत्तर प्रदेश में होने वाले देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में हम, जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे, आने वाले समय में इनको जनता जवाब देने का काम करेगी कि इनके खाते में कितने शून्य आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बैटल अगर देखा जाए फखरुल जी, तो उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है भारतीय जनता पार्टी से आपका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी जमीन पर उतनी ज्यादा मजबूत तो नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आपका और भारतीय जनता पार्टी का ही मुकाबला होने वाला है लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो। नहीं, लोकसभा चुनाव में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि चुनौती समाजवादी पार्टी है, इसलिए लगातार समाजवादी पार्टी पे ही हमलावर रहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई दल अभी वर्तमान में खड़ा नजर नहीं आता है। लेकिन हम इस चुनौती को सकारात्मक रूप से लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी अगर चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जनता ने हमें इस लायक बनाया है कि विपक्ष के रूप में हम समाजवादी पार्टी खड़ा है, तो हम उस अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और जनता से किए वादे जो हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में किए थे, हमारा घोषणा पत्र में था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेके, बिजली को लेके, महंगाई को लेके, रोजगार को लेके, तो हम उन मुद्दों से न पीछे हटे न हटेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी से फिर से पूछेंगे कि आप पुरानी पेंशन दोगे नहीं दोगे, हम अपने घोषणा पत्र में उसे शामिल करेंगे। सस्ती बिजली का वादा हमने जनता से उत्तर प्रदेश की किया था, भारतीय जनता पार्टी आज बिजली के दामों को बढ़ाने की तैयारी कर रही है, तो समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों से, अपने कार्यक्रमों से कहीं हटी नहीं है। हम उन कार्यक्रमों पे, उन घोषणा पत्र को फिर से लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। और हमें आशा उम्मीद है कि प्रदेश की जनता, जिसने उत्तर प्रदेश में देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के सपने दिखाए थे, उन सपनों को पूरा करने का काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी जो वादे करेगी, जो बात कहेगी, उनको जमीन पर लाने का काम करेगी। ठीक है, राज शर्मा जी मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, हालांकि बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि संगठन को लेकर हमेशा से ही सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठते रहे हैं। और ये देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन किस तरह से मुकाबला करेगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी का? सबसे पहले तो शांतनु जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपके चैनल में सबको नमस्कार करता हूं जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना कोई ये नई बात नहीं है। और जहां तक हमारे संगठन का सवाल है, और ये संगठन हमारा मजबूत है, जैसा कि मैं अभी बात सुन रहा था आपकी कि आप लोग मीडिया ने एक ये परसेप्शन बना दिया है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन थोड़ा कमजोर चल रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि हमारा कोई भी संगठन कमजोर नहीं चल रहा है। हम लोग जोड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं, एवरी मैन हैज ए डे, हर व्यक्ति का दिन होता है। और इस बात को मानिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई केंद्र में या उत्तर प्रदेश में, ये लोगों को लगा कि चलो अच्छा है, हम घर से बाहर निकले, होटल में गए तो नई चीज खा लें। लेकिन लोगों को जो नई उन्होंने डिश, जो थाली में अपना एक व्यंजन परोसाया, उससे सबको पता चल गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी टेस्ट नहीं है। और मैं जहां तक बताता हूं कि हमारे और भारतीय जनता पार्टी में एक चीज का अंतर विशेष तौर से देखती है जनता, जो हमारे नेता कहते हैं उसे करते जरूर। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती। हमने हिमाचल में कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, वो लागू हो गई, राजस्थान में लागू हो गई, छत्तीसगढ़ में लागू हो गई। तो इसलिए आपसे मैं एक निवेदन तो जरूर करना चाहूंगा, ये कतई ना समझिए कि हमारे कांग्रेस पार्टी कमजोर है। आज भी हमारी कांग्रेस पार्टी का जब से देश आजाद हुआ 400 के पार सीट लाने का जो इतिहास है वो हमारे राजीव गांधी जी के ही कार्यकाल का है, ये कोई प्रधानमंत्री के कार्यकाल का नहीं है। और तीसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपसे, आज तक जब से सन 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुझे ये ऐसे काम बता दें कि इन्होंने जो करा हो जिससे देश आगे जाता हो। हाँ, एक बार में ये एक जगह ये कांग्रेस से बहुत आगे हैं, अपने को इवेंट मैनेजमेंट करना। जैसे आज ये जा रहे हैं अपनी कार्यकारिणी की भाषा में, अरे कार्यकारिणी की मीटिंग में जा रहे हैं, आपको रोड शो करने की क्या जरूरत है? आप तो ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी पिक्चर में शोरेवीर लेके अमिताभ बच्चन जा रहे हो। आप प्रधानमंत्री हैं, आप सारा दिन तो इवेंट मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, आप कार्य क्या करते हैं? ठीक है, इसका जवाब लेंगे सर, लेकिन ऑफिस में बैठते कहाँ हैं साहब? जी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो अपेक्षाकृत कमजोर है और कहीं उसका अता पता नहीं चल रहा है। हालांकि अभी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जो कि अच्छे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए ही अच्छे हैं, संगठन मजबूत होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कमजोर नजर आ रही है। राज शर्मा जी, ये मैं कह रहा हूँ सर,
नहीं, आप जो कह लें मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं आज भी बता दूं, जब हमारी अभी आप ही ने हमसे कहा, सारी मीडिया लोग भी कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी कहीं जमीन में कमजोर नहीं है, इसमें निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मीडिया की नजर में कमजोर दिखती है। ये भी एक थिएटर चलाया जा रहा है और एक अपने आप में एक चीज अपनी परसेप्शन बना दी है मीडिया ने कि ये कमजोर है। अभी हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी जब यूपी में एंट्री करे तो सब लोग कह रहे थे भीड़ नहीं जुटेगी, लेकिन तमाम भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया हमारी पार्टी ने। तब लोग नहीं कह रहे हैं। हमने हिमाचल में सरकार बनाई, कोई मीडिया कहने को तैयार नहीं था कि हिमाचल में कांग्रेस ने जीत हासिल करी। अरे जीत 1 वोट से होती है या 1 लाख से होती है, जीत होती है। वो जब भी मीडिया गुजरात की जीत दिखा रहा था, गुजरात में ठीक है जीत गए, कोई दिक्कत नहीं, हमने उसको जीत को स्वीकार किया, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने स्वीकार किया। आज हिमाचल में जीते वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा था कि बहुत जोर से कि आज वहां प्रियंका गांधी जी गई और वहां जीत हासिल हुई। ठीक है, थोड़ा सा और मैं आज एक बात कहूंगा इस चैनल के माध्यम से बड़ा क्षमा के साथ जी, कि आप मीडिया चौथा स्तंभ है। देश को सुधारने में जो आपका योगदान हो सकता है, देश को तरक्की लाने में जो आपका योगदान हो सकता है, शायद 3 स्तंभों का कम। हालांकि कोई भी स्तंभ, 4 स्तंभ ही है, एक भी स्तंभ कमजोर होगा देश तरक्की नहीं करेगा। इसलिए मैं मीडिया आप लोगों से भी एक गुजारिश करता हूं कि आप लोग सवाल कांग्रेस से मत करिए, विरोधी पार्टियों से मत करिए। आपका जो सबसे बड़ा दायित्व होता है वो सवाल सरकार से करना होता है। राज शर्मा हम जी, तो सरकार में नहीं है। राज शर्मा जी, मैं सरकार के नुमाइंदों से भी सवाल कर रहा हूं और विपक्ष जिस तरह से सवाल करने चाहिए मैं उनसे भी करता हूं। आप बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी का संगठन, खुद कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि संगठन कहीं ना कहीं कमजोर है, तो ये बताइए क्या सरकार से, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ये नहीं पूछा जाएगा कि संगठन को लेकर किस तरह की जो है वो कदम उठा रहे हैं ताकि संगठन मजबूत हो? बताइए इसमें गलत क्या है? मैं आपकी इस बात पे 10% इत्तेफाक रखता हूँ। थोड़ा बहुत कमजोरी थी तभी तो हम सत्ता में नहीं है। हमारी आदत झूठ बोलने की नहीं है। हमारे जिस जो हमारे पूर्वज नेता से उन्होंने यही सीखा है कि आप बात को सच्चाई कहिए, देश के सामने आपको सच्चाई लानी होगी। आज हमारा संगठन थोड़ा सा कमजोर इसीलिए तो हम सत्ता में नहीं है, वो हम दूरी कर लेंगे। एवरी मैन हैज इट। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास राज शर्मा जी। दिलीप जी, मैं आपके पास आता हूँ। किस तरह से देखते हैं आप, एक तो जेपी नड्डा जी का जो कार्यकाल रहा और किस तरह से उनकी जो सफलता रही, और आने वाला जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि विधानसभा की अगर बात की जाए 2023 में 9 राज्यों में, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें से कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो 2 राज्यों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इसके अलावा वहां पर जो है ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में दोबारा से उन राज्यों में एक सफलता हासिल करना, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती जेपी नड्डा के सामने होने वाली है अगर वो एक बार फिर से उनकी ताजपोशी होती है। और 2024 में लोकसभा चुनाव, उसमें भी पार्टी को किस तरह से खड़ा करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। किस तरह से देखते हैं आप दिलीप जी? शांतनु जी, जेपी नड्डा साहब का जो 2 साल का कार्यकाल रहा वो सफल कार्यकाल माना जाएगा। कई सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान जीते हैं और आने वाले जो 2 साल हैं 23 और 24, यहाँ बैक टू बैक स्टेट और सेंट्रल के चुनाव लगे हुए हैं। 23 में 9 राज्यों के चुनाव होने, 24 में जो सबसे बड़ा केंद्र का चुनाव है वो होना है। तो ऐसे में 2 फैक्टर्स हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी किसको अपना अध्यक्ष बनाती है उनका इंटरनल मैटर है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन अगर उनके कार्यकाल को देखा जाए नड्डा साहब के, तो ये जिम्मेदारी उनको देना बनता है। और जिम्मेदारी देने के 2 कारण हैं। एक तो उन्होंने सफल कार्यकाल निभाया है 2 साल का, तो आगे भी वो सफल कार्यकाल बनाएंगे, ये उम्मीद से दी जा सकती है। दूसरा कि किसी नए व्यक्ति को यहाँ बैठाल करके अगले 2 साल में एक्सपेरिमेंट करना, ये शायद भारतीय जनता पार्टी ना चाहे, क्योंकि जेपी नड्डा साहब को पूरे देश की सारी जो ज्योग्राफी है सब पता है, जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनका स्ट्रक्चर है पार्टी का वो सारा पता है, कहाँ पर क्या कैसे गणित बैठानी ये उनको पता है। तो इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद जो आगे चुनाव लगे हुए हैं बैक टू बैक, उन चुनावों में किसी नए व्यक्ति को बैठाल करके एक एक्सपेरिमेंट करना मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी, बल्कि ये चाहेगी कि जो जेपी नड्डा साहब का 2 साल का कार्यकाल रहा है वही अनुभव, उन अनुभवों का फायदा वो आने वाले 2 साल के चुनाव में भी उठाएं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बैटल होने वाला है, आप देखिए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा चुनाव में और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जो है वो समाजवादी पार्टी से की जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, जिस तरह की 2024 को लेकर लड़ाई होने वाली है?
नहीं शांतनु जी, लड़ाई 2024 से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों है? आप बंगाल को क्यों भूल जाते हैं, आप हिमाचल को क्यों भूल जाते हैं, आप दिल्ली को क्यों भूल जाते हैं? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां इनके लिए लड़ाई आसान है। मैं उल्टा बोल रहा हूं कि जहां इनकी सरकार नहीं है वहां इनके लिए लड़ाई आसान है, क्योंकि वहां पर ये एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाएंगे, प्रेजेंट सरकार की बुराइयों को गिनाएंगे, उनके सांसदों ने क्या नहीं किया जनता के लिए ये बताएंगे। ये बताना किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पार्टी के लिए ज्यादा आसान होता है। इनके लिए चुनौती वहां ज्यादा होगी जहां जहां इनकी सरकारें हैं और जहां जहां इनके सांसद हैं, क्योंकि अपनी सरकार के किए गए काम और अपने सांसदों द्वारा की गई जनता की सेवा को जनता के दिमाग में बैठालना, उनके दिल में उतारना, उसको वोट के रूप में कन्वर्ट कराना, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए मैं दिलीप जी पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में देखिए सरकार है और कहीं ना कहीं चुनौती होने वाली है ना, और समाजवादी पार्टी भी जिस तरह से आपने देखा कि तैयारी में लगी हुई है। अब अखिलेश यादव भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तैयारी तो अखिलेश जी भी कर रहे हैं ना। और तेलंगाना जाने वाले हैं, वो केसीआर से मुलाकात करेंगे। जी शांतनु जी, जो केंद्र के चुनाव होते हैं उसमें वोटर का परसेप्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। जी, जब स्टेट के चुनाव थे उत्तर प्रदेश में तो प्राथमिकता के तौर पर समाजवादी पार्टी को एक अच्छी मजबूत पार्टी के रूप में देखा गया और जनता ने वोट भी दिया। 33 से 111 सीटें हो गई, वोट परसेंटेज बढ़ गया, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ जनता ने इनकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देखा। लेकिन जो केंद्र के चुनाव जब आते हैं तो केंद्र के चुनाव में जनता का परसेप्शन थोड़ा सा बदल जाता है। वहां पर वो उस पार्टी को वोट करना चाहती है, उस पार्टी को मजबूत करना चाहती है जो केंद्रीय स्तर पर काम कर रही है या जो केंद्रीय स्तर पर स्थापित है। समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भी जीत जाएगी तो भी ये केंद्र में सरकार बनाने लायक अकेले नहीं है, और इतना बड़ा एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ हो नहीं सकता है कांग्रेस को छोड़ करके। और कांग्रेस की स्थिति, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है, ठीक है, ये उनका राजनीतिक धर्म है, वो कहेंगे कि पार्टी की स्थिति मजबूत है, लेकिन धरातल पर स्थिति यही है कि केंद्र स्तर पर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है और उत्तर प्रदेश में तो ना के बराबर है। तो उस चीज को देखते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनौती देगी जरूर, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर जरूर रही है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर अगर देखा जाएगा तो जो वोटर होता है वो उस पार्टी को ही प्राथमिकता देता है जो केंद्र स्तर पर स्थापित है। तो ऐसे में वोटर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आपको लगता है? मोर और लेस दो भी क्या है, केंद्र मैंने कहा ना, ये जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, उसका उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई सेकंड ऑप्शन के रूप में देखा जाएगा तो समाजवादी पार्टी को ही देखा जाएगा, कांग्रेस 3rd नंबर पर आएगी। ठीक है, देखिए जिस तरह से संजय जी कहा यह जा रहा है कि आपकी बैठक होने वाली थी लेकिन उसको आप एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर आपने बना दिया, जिस तरह से आरोप जो है वो लग रहे हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं संजय जी। देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई नए मापदंड गढ़े जाते हैं तो उसके लिए लोग ऐसी ही प्रतिक्रिया देते हैं। अगर इस रोड शो को आप देखें तो 12 तारीख को हुबली में जब राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ था तब भी प्रधानमंत्री जनता के बीच में थे और ऐसा ही रोड शो किया था जी। तो प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर राजनीति के मापदंड बदले हैं। पहले जब चुनाव होता था तब राजनीतिक दल सक्रिय होते थे और नेता कुर्ता पजामा पहन के जनता के बीच में जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के उन मापदंडों को बदला है और संगठन को भी, सरकार को भी, नेताओं को भी, नेतृत्वकर्ताओं को भी जनता के बीच में उनके कनेक्शन के लिए उनके साथ खड़ा किया है। देखिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे 365 दिन उनकी सक्रियता है, इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले लोग कहते थे बनियों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बदला। भारतीय जनता पार्टी को कहते थे तो उत्तरी क्षेत्र की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बदला। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपनी स्वीकार्यता के साथ बन रही है और अपने बने हुए कीर्तिमानों को खुद तोड़कर आगे कीर्तिमान बना रही है। आपके कहने का मतलब यह है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो जातिवाद की राजनीति कर रही है। संजय जी, क्या बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं क्या वो जातिवाद की राजनीति कर रही है? देखिए, नहीं, वो अपनी तरह से राजनीति कर रही हैं, वो उनका विषय है, लेकिन हम सभी को लेकर, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, पिछले वर्ष में हमने देखा है कि हमने मणिपुर के चुनाव को भी जीता है, हमने हिमालय की उत्तराखंड को भी जीता है, तो समुद्र के किनारे गोवा को भी जीता है। हमने उत्तर प्रदेश के जैसे चुनाव को जीता है जहां कहते थे कि यहां तो सरकार कभी रिपीट नहीं होती थी। तो ऐसे असंभव लक्ष्य को पाना अपने आप में, भाजपा के बारे में लोगों की धारणा थी कि भारतीय जनता पार्टी अकेले कभी लोकसभा में बहुमत नहीं पा पाएगी।
हमने उस बहुमत को पाने के बाद दोबारा उससे बड़े बहुमत के साथ हम देश की राजनीति में लौट कर आए हैं। और इसका एकमात्र कारण है कि हमने अपनी मेहनत के माध्यम से, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के माध्यम से देश की जनता के बीच में अपनी जगह बनाई है। अपनी मेहनत के साथ, कर्मठता के साथ और अपने नेतृत्व के साथ हम अपने मिशन पर लगे हैं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आने वाले लक्ष्यों के लिए पूरे कार्यक्रम तैयार करेगी, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेगी और हमारा नेतृत्व, हमारा संगठन और ज्यादा मेहनत के साथ। फखरुल जी कह रहे थे कि आप सिर्फ जीत की बातें कर रहे हैं, आप जहां जहां आपको शिकस्त मिली है आप उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। देखिए, मुझे लगता है फखरुद्दीन भाई को शीशा देखना चाहिए। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से अखिलेश जी बने हैं, न कोई लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, फिर विधानसभा के चुनाव, जिनके राष्ट्रीय नेतृत्व को लगातार हार पर हार मिल रही हो, वो हमसे कह रहा है कि आप एक जगह एक राज्य हार गए तो आप उसकी चर्चा कीजिए। तो मुझे लगता है कि उनको अगर शीशे में खड़े होकर अपने राजनीतिक दल के कार्यकलापों को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। हम दूसरों को नहीं देख रहे हैं, हम जनता के प्रति, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के प्रति अपने समर्पण को और ज्यादा तेज कर रहे हैं और मेहनत का प्रण ले रहे हैं और देश की राजनीति को अपने कार्यक्रमों के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपने नेतृत्व के आधार पर बदल रहे हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव में 400 पार के आंकड़े को छूने वाले हैं। जी फखरुल जी, वो कह रहे हैं कि जब से अखिलेश जी बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब से उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है। और इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह से अमित शाह जी ने भी कल उनका जो बयान है वो सामने आया था, उन्होंने कहा कि जातिवाद हटाने का काम जिस तरह से जनता ने किया है, गुजरात की जनता ने खासकर किया है और यही पूरे देश में अब जो है वो जो जनता है वो करने का काम करेगी और 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ये अमित शाह जी का जो बयान है वो कल हमने देखा, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, पहले तो हमारे संजय भाई ने कहा कि ये पहले बनियों की पार्टी होती थी, अब वो बनियों की पार्टी नहीं रही, बिल्कुल सही कहा, अब पूंजीपतियों की पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी। और जब ये कहते हैं कि आईना देखना चाहिए, हम तो रोज साहब आपको आईना दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि जनता ने हमको विपक्ष में मौका दिया है और लोकतंत्र में विपक्षी दल वो हमेशा जनता के साथ खड़े होते हैं। हम जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं। हम आपसे पूछ तो रहे हैं, क्यों आप दूध दही पे जीएसटी ले रहे हो? आपको आईना ही तो दिखा रहे हैं। हम आपके पेट्रोल के दाम की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की हम बात कर रहे हैं। जो जिन वादों को लेके आप आए थे, हम वही तो आईना लेके साथ घूम रहे हैं। हम अपने तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन हम तो आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सत्ता में आप बैठे थे। आपने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार ना, आप ही तो थे, आप ही तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। रोजगार का वादा किया था नौजवानों से, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। तो भाई मैं तो शीशा लेके ही घूमूंगा, क्योंकि ये वही शीशा है 2014 से हम देख रहे हैं। 2014 में भी देखा, 17 में भी, 19 में भी, 22 में भी। और हम समाजवादी लोग सत्ता के लिए केवल संघर्ष नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए संघर्ष करती है। हम सत्ता में नहीं हैं, फिर भी हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। हमने कर्मचारियों के लिए अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेंगे। हम उस मुद्दे के लिए आज भी लड़ रहे हैं और हमने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हम आज भी उसके लिए लड़ेंगे। और आप जब भी अरे इतना क्यों विचलित हो रहे हैं? अरे इतना क्यों विचलित हो रहे साहब? अभी बोलना शुरू किया, अभी बोलना शुरू किया। अरे मैंने बोलना शुरू किया है, इसीलिए मैं कहता हूं, अरे अटल जी को याद किया कीजिए, बहुत भूल गए आप लोग। शीशा देख लो, अरे अटल जी को भी याद किया कीजिए, भूलिए नहीं। मोदी युग में आके अटल जी को मत भूलिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, मोदी जी के युग में आके अटल जी को मत भूलिए। अटल जी का बड़ा योगदान है आपकी पार्टी में, बोला मत कीजिए उनको, अटल जी को याद रखिए। अभी इतनी जल्दी थोड़ी है, मैंने कहा ना भैया, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री अटल जी को याद रखिए, समाप्त हुई थी। अरे याद रखिए ना, किसने केंद्र में समाप्त की? अरे वो भी याद है हमको, याद रखिए ना, तो भूल क्यों रहे? नाम तो लीजिए, किसने खत्म की? अरे मुलायम उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव छोड़ दीजिए, आप देश की बात कीजिए। आप क्यों नहीं लागू कर रहे उत्तर प्रदेश? पुरानी पेंशन व्यवस्था कब लागू होगी उत्तर प्रदेश में? इसीलिए कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था कब लागू होगी? ये मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और आपने कहा अरे कि जातिवाद की बात कर रहे थे, कल अमित शाह जी बात कर रहे थे। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, क्या किया उन्होंने? पिछड़ों का आरक्षण समाप्त हो जाए। जब निकाय चुनाव होने जा रहे थे तो किस तरीके से पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की व्यवस्था थी, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया।
आने अब नई शिक्षा नीति लेके आए, नई शिक्षा नीति से भी रोजगार भी जा रहा है और आरक्षण भी जा रहा है, वो हम लोगों को साफ नजर आ रहा है। हम उस पर भी लड़ने का काम करेंगे। तो मित्र, ये जो आईना है, जिस आईने की आप बार बार बात करते हैं, इस आईने को हमेशा जब हम दूसरे को दिखाइए तो खुद भी देखिए। केवल दूसरे को आईना दिखाने से आईना तस्वीर साफ नजर नहीं आती है, खुद भी आईना देखना चाहिए। जब सुबह सो के उठिए तो पहले खुद आईना देखिए, फिर विपक्ष को दिखाइए। और हम तो अपनी तैयारी में हैं। जिस समय आप और हम यहाँ बैठ के इसीलिए मैं कहता हूं भैया, अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी दोनों बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं आगे वाले लोकसभा चुनाव के लिए कि आगे की तैयारी क्या होगी। हम तो हमेशा 24 घंटे काम कर रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए, जिसने गरीब के दूध और दही पे जीएसटी ले लिया है। आज रिक्शे वाला हो या कोई उद्योगपति हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिससे आप टैक्स ना ले रहे हो। अगर रिक्शे वाला भी दूध और दही खरीद रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को टैक्स दे रहा है। आपने लोगों के खून पसीने की कमाई को वसूलने का काम किया, चूसने का काम किया। ठीक है, जवाब देते हैं संजय जी। दूध दही पर भी टैक्स ले रहे हैं आप? देखिए, ये नहीं, देखिए ऐसा है कि हर पैक्ड आइटम जो भी पैक्ड है, क्या पहले उस पर टैक्स नहीं था? क्या दूध दही पे था? क्या गरीबों को दूध दही पे था क्या? अरे संजय जी बताते चलिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं? बेचते हैं। अरे दूध दही पे था क्या? जो अपने दूध दही पे टैक्स था क्या? पहले दुकान पर दही बेचते हैं, दूध और दही पे टैक्स था क्या? जीएसटी आप देते थे क्या दूध दही पे? पैक्ड आइटम आप बताइए ना, प्रमोट करने का काम। अरे भाई, आप तो उद्योगपति, आपने पहले कहा आप बनी की सरकार नहीं रह गई, आप पूंजीपतियों की सरकार हो गए हो, तो आप दूध दही पे टैक्स लोगे भाई। आप तो हर चीज पे टैक्स लोगे जो पूंजीपति देते हैं, अनपैक्ड आइटम सस्ता हो, उस टैक्स पे ही तो आप सरकार चला रहे हो भैया। पूंजीपतियों के पक्ष में तो समाज भाई, आप उद्योगपतियों की सरकार है तो उद्योगपतियों के कहने पे चलेगी। लगातार महंगाई जनता की और गरीब मजदूर की सरकार थोड़ी है जो आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है। कौन सा अमृत खा के पैदा हुए हैं? तो सच बोलेंगे, नहीं बात तो जब आप सरकार नहीं थी तब तो कुछ चल ही नहीं रहा है। पहले तो जवाब दे दे, आजादी अभी 2014 में मिली है, दूध और दही उससे पहले ये नहीं नहीं भाई जाता आती था। नहीं आती है, या इसलिए टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया कि वो फायदेमंद नहीं लग दूध रहा भी है। पीती है। इसीलिए ये लगातार अखिलेश यादव के नेतृत्व में जनता इनको नकार रही है। ठीक है, राज शर्मा जी, जिस तरह से आपने कहा कि देखिए ओपीएस को लेकर हमने तमाम जो वादे हैं वो पूरे कर दिए हैं, लेकिन ओपीएस को लेकर आप ये जो मुद्दा है 2024 में क्या कांग्रेस पार्टी उठाने वाली है? और कहा ये अगर देखा जाए ये पूरा व्यापक तौर पर तो सरकार जो है कहीं ना कहीं जो आने वाली जो सरकारें हैं उनके लिए और जो नागरिक हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत कहा जाए कि ये पेंशन में जिस तरह से सुधार हुए हैं कहा जाए तो उस पर भी दिक्कत पैदा करने वाली है, क्योंकि ओपीएस कर्ज बढ़ाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं, जो पेंशन सुधार हुए उसमें एक बार फिर से ओपीएस को लागू करने की क्या जरूरत है? नहीं शांतनु जी, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज का उदाहरण देता हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके 10-15 साल बाद गेहूं हम बाहर से आयात करते थे, लेकिन तब पेंशन देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है हमारे यहाँ तो अनाज का भंडार है तो पेंशन नहीं दे रही है। अगर पेंशन नहीं दे रही है तो पहली वाली सरकारें कैसे दे रही थी पेंशन? अब आपकी दूसरी बात मैं एक और चीज कहता हूँ, सरकार अगर काम करने की इच्छा शक्ति रखती हो तो उसे कोई भी काम करने में दुविधा नहीं होती, वो काम कर ही लेती है। और एक बात मैं आपकी सुन रहा था शांतनु जी, आपने प्रवक्ता संजय सिंह या संजय शर्मा जो भी हैं प्रवक्ता जी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि हम लोग हमेशा इलेक्शन के मूड में रहते हैं। इसमें निश्चित बिल्कुल कोई भी संकोच नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन में ही रहते हैं मूड में। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। देश की जनता, देश का नौजवान, देश का किसान, देश की छात्र, देश की शिक्षक, देश के डॉक्टर, उनकी तरफ से कहीं भी जाएं, इन्हें इलेक्शन जीतना है, इन्हें इलेक्शन जीतना है। तीसरी बात ये कह रहे थे प्रवक्ता जी कि नहीं, उनको जेपी नड्डा जी को तो ये मिलना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। अरे भाई, जेपी नड्डा जी को क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य चुन रहे? बिल्कुल गलत ना बोलिए, देश को गलत दिशा मत दिखाइए और ना ही देश की दशा को बिगाड़िए। नड्डा जी को भी कौन फैसला करेगा? माननीय आदरणीय हमारे, क्योंकि हम लोग बड़े आदरणीय उससे ही नाम लेते हैं, प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी। और एक और बात कहना चाहूंगा शांतनु जी, अगर 2014 से हमारे देश में गिरा है तो राजनीतिक कैरियर गिरा है, राजनीतिक लोगों की एक सम्मान गिरा है। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति, आज छोटा सा छोटा आदमी प्रधानमंत्री के लिए कह देता है
गृह मंत्री के लिए कह देता है, और प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी, प्रधानमंत्री की बीवी को जर्सी गाय कह के पुकार सकता है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं इस देश को? ठीक है सर, आप जवाब देश को क्या दिखाना चाह रहे हैं? काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काम क्या आप चाहते हैं इसको आप दो खेमे पैदा शर्मा जी जवाब लेते हैं। संजय जी बहुत छोटा सा जवाब, उसके बाद में दिलीप जी आप बात करते हैं एक अमीर और एक गरीब। अरे एक मिनट शांतु जी, मेरी एक बात सुन। अरे मुझे लगता था कि उत्तर प्रदेश की बात है, कांग्रेस पर हमला ना करूं तो ठीक होगा। जी बोलिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, यात्रा निकालना, रोड शो करना, सोनिया जी रायबरेली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक है सर, जवाब लेते हैं राज जी, जवाब लेते हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र में जाना। अरे सुनिए मेरे भाई, अरे मेरे कांग्रेसी मित्र जरा सुन लो। जी बोलिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रायबरेली, जीतने के बाद एक बार रायबरेली में जाना सोनिया गांधी को गवारा नहीं है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसदीय क्षेत्र में जाएंगी नहीं, जनता आपको वोट देती रही। बात नंबर 2, प्रियंका ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में बसेंगी, कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी। कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला यूपी से भाग गया। आप बात करते हैं महंगाई की रोकने की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत यात्रा महंगाई को रोकने का कारण बनेगी। और आप हिमाचल में जब जीतते हैं तो जीतने के बाद हिमाचल में 3 रुपया पेट्रोल का रेट बढ़ाते हैं। महंगाई को बढ़ाने का काम आप करते हैं हिमाचल के अंदर। आप बताइए किस नैतिकता के आधार पर आपने पेट्रोल का रेट हिमाचल में 3 रुपया लीटर बढ़ा दिया? आप बात करते हैं रोजगार बढ़ाने की। उत्तर प्रदेश से ज्यादा, 2 गुना से ज्यादा बेरोजगारी आपके बगल के राज्य राजस्थान में है। आप किस मॉडल को लेकर आते हैं? आपका मॉडल तो वास्तव में देश को गर्त में ले जाने का मॉडल है। आपका जो स्टेट्स है वो इस बात के लिए जाना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश से ज्यादा महंगाई आपके नेतृत्व में है। तो मुझे लगता है कि कम से कम जनता के सामने सच की बात कीजिए, झूठ मत बोलिए जनता के साथ। आप जनता से झूठ बोलते रहे, पूरे के पूरे 40 साल गरीबी हटाओ की योजनाएं चलाते रहे और गरीबों के नाम पर केवल गांधी परिवार अमीर होता रहा। यही बताता है कि कांग्रेस। दिलीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिलीप जी देखिए, आपने देखा पिछले कई दिनों से ये कहा, ये मुद्दा बहुत तेजी से गर्माता हुआ नजर आ रहा है ओपीएस को लेकर। हो सकता है 2024 में भी ये मुद्दा जो है काफी जोर शोर से उठाया जाए तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। और आपने देखा कि हिमाचल में भी ये मुद्दा जो है वो काफी जोर शोर से उठाया गया। दिलीप जी, कितना कारगर होगा ये मुद्दा 2024 में? और अगर देखा जाए, एक तरफ से वादा करना और उसको पूरा करना दो अलग अलग बातें हैं। अगर राज्य सरकार केवल अपने दम पर इस स्कीम को क्या पूरा कर पाएगी, क्या केंद्र की उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी? और दूसरी बात, अगर केंद्र की जरूरत पड़ती है तो जो पेंशन का जो पैसा है वो तो केंद्र के पास है ही नहीं, क्योंकि पैसा तो मार्केट में है। ऐसे में केंद्र कहाँ से पैसा देगा? और राज्य अपने बलबूते पर इस पेंशन की योजना जो है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में वादा करना और उसको पूरा करना कितना आप प्रभावी इसको मानते हैं? 2024 में ये मुद्दा कितना इफेक्टिव साबित होने वाला है? देखिए, कितना इफेक्टिव साबित होगा ये तो डिपेंड करता है जो इस देश के कर्मचारियों की मानसिकता के ऊपर कि जी, वो और इन सबके बीच में दिलीप कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है वही पिस रहा है। हाँ, कर्मचारियों से संबंधित है। जाहिर सी बात है कि पेंशन की बात अगर आ रही है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ही बात आ रही है। अगर राज्य बात करती तो राज्य सरकार और केंद्र बात करती तो केंद्र सरकार। देखिए, जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है कि वो अपने देश के वासियों को फाइनेंशियल हेल्प दें, वित्तीय सहायता दें, वित्तीय तरीके से उनकी सहायता मदद करें। लेकिन उस सहायता को देने से पहले उनको अपने स्टेट की, यहाँ स्टेट का मतलब जो स्टेट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया, स्टेट का मतलब सेंटर भी और स्टेट भी, अपने स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन को पहले देखना उनकी जिम्मेदारी है। अब ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा पेंशन स्कीम में दिया जाता था, उससे सरकार के खजाने पे बहुत फर्क पड़ता था, इसीलिए पेंशन को बंद किया गया। उसके बदले न्यू पेंशन लाई गई जिसमें कर्मचारी भी कंट्रीब्यूट करता है और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। अगर कोई स्टेट या केंद्र सरकार ये समझती है कि उसके खजाने में इतना पैसा है, इतना एडिशनल पैसा है कि वो सरकारी कर्मचारियों को अपने खाते से पेंशन दे सकती है, तब तो वो जरूर लागू करे। क्योंकि जैसे ही आप पेंशन लागू करेंगे उसका बोझा देश की बाकी जो टैक्स पेयर जनता है उसके ऊपर पड़ने वाला है। कर्मचारियों की संख्या पूरे पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा नहीं, परसेंटेज में 1 से 2% से ज्यादा नहीं होगी मेरे हिसाब से, लेकिन उन 2% का जो फाइनेंशियल हेल्प होगी उसका बोझा जो इस देश का टैक्स पेयर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, उसके ऊपर पड़ेगा। तो ये चुनावी मुद्दा अच्छा हो सकता है सरकारी कर्मचारी इससे प्रभावित भी हो जाए, वो वोट भी दे दे, लेकिन 2% वोट से ना तो सरकार बन सकती है और ना बिगड़ सकती है। फर्क जरूर डाल सकती है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना इस मुद्दे के भी चुनाव जीत रही है। उत्तर प्रदेश के अब की बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया, हिमाचल ने कांग्रेस ने उठाया, हालांकि हिमाचल में कांग्रेस सक्सीड कर गई, तो उसका केवल दारोमदार इस ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को नहीं दिया जा सकता है। हिमाचल का भी एक ट्रेंड भी रहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, तो वो ट्रेंड वहां बरकरार रहा, वहां और भी मुद्दे थे। लेकिन मेरे हिसाब से जो पेंशन स्कीम का मुद्दा है, जो भी राजनीतिक पार्टी उठाती है, उस राजनीतिक पार्टी को जनता के सामने किया आंकड़ा रखने की जरूरत है कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट का अपोर्शनमेंट वो कैसे करेंगे सरकारी खजाने से, क्योंकि ये पैसा वो सरकारी खजाने से देंगे, अपने अपने पार्टी के फंड से नहीं देंगे, और जो देना मेरे हिसाब से मुश्किल है। बिल्कुल। और लेकिन कहीं ना कहीं जो वादा जिस तरह से किया जा रहा है, आपने देखा कि तमाम आरोप इस तरह के लगते रहते हैं कि आप देखिए ये तमाम झूठे वादे कर रहे हैं, इस तरह के वादे कर रहे हैं। लेकिन ये जो वादा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर कोई राज्य फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, राजस्थान की अगर हम बात करें दिलीप जी, तो पेंशन ओल्ड ओपीएस जो है उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से पैसे जो है मांगे गए, केंद्र ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। शांतनु जी, अगर किसी राज्य की या केंद्र की वित्तीय स्थिति अच्छी होती तो इस देश में महंगाई कम होती। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि आपकी देश की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और कितना डेवलपमेंट, आप अगर वित्तीय स्थिति अच्छा होने का मतलब कि आप डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं, आप डेवलपिंग नहीं कहलाते। डेवलपिंग का मतलब है कि आपके देश में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होना है, और राज्य सरकार के खजाने पर अगर आप डायरेक्ट टैक्स पेयर्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो पूरी 130-40 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 0.5% ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट एक्सचेकर में देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हालांकि हर आदमी देता है, पैदा हुआ बच्चा भी देता है, और मरते मरते भी आदमी इनडायरेक्ट टैक्स दे करके जाता है, बट दोनों के कंट्रीब्यूशन में बड़ा फर्क है। डायरेक्ट टैक्स जब जनता देने लगी तब हम ये मानेंगे कि देश हमारा समृद्ध है, क्योंकि वो इनकम से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे खर्चे से रिलेटेड है। हम अपनी कंजम्पशन के लिए कोई भी चीज खरीदेंगे तो हमें जीएसटी का पेमेंट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वित्तीय स्थिति ठीक है, क्योंकि मुझे अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लग्जरी नहीं है, विलासिता नहीं है, लेकिन जरूरत है और खरीदनी पड़ती हैं, तो वहां तो मैं टैक्स दूंगा ही दूंगा। लेकिन जब मैं डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन करने लगूंगा, दैट मींस कि मेरी वित्तीय स्थिति अच्छी है। लेकिन दिलीप जी देखिए, अब जीएसटी कलेक्शन के इतने आंकड़े आ रहे हैं कि हमने देखिए जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ गया, जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ गया, इतना जो कलेक्शन हो रहा है, तो उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। अभी संजय जी मेरी बात पर अपोज करेंगे, जो 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन जीएसटी से बता रहे हैं, ये कम है, और ये जो पहले सर्विस टैक्स और एक्साइज का कलेक्शन आता था उससे भी कम है। पहले सर्विस टैक्स और एक्साइज का कलेक्शन सेंटर के खाते में जाता था, उसके अलावा राज्यों का जो वैट, ये सेल्स टैक्स का, ट्रेड टैक्स का कलेक्शन होता था, अगर वो सारा कॉर्पस आप एक साथ कर दीजिए तो 1.5 लाख करोड़ से बहुत ज्यादा होता था। जीएसटी इंप्लीमेंट ही गलत किया इन्होंने, जीएसटी का कलेक्शन पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए उन चीजों पर भी ये टैक्स लगा रहे हैं जिन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उस पर टैक्स लगाने का मतलब, प्राइस बढ़ाने का मतलब, टैक्स रेट बढ़ाने का मतलब, टैक्स ब्रैकेट बढ़ाने का मतलब है कि आपका कलेक्शन जितना होता था उतना नहीं है। ये तो आम जनता को टेक्निकलिटीज पता नहीं होती, इसलिए आप चिल्ला कहते साहब ने 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन कर लिया, बहुत ज्यादा कर लिया। ये 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन जो पहले जीएसटी के प्री जीएसटी रिजीम में जो कलेक्शन आता था उससे भी कम है। संजय जी अगर बता पाए तो बताएं। बहुत छोटा सा जवाब संजय जी प्लीज। संजय जी क्या बताएंगे, जब वित्तीय स्थिति खराब है तो संजय जी क्या बताएंगे? तो ये नया प्रोसेस है, आ रहा है, और इसीलिए जो जीएसटी जो नहीं दे रहे हैं उसके लिए हमने व्यवस्थाओं को बनाया है। और पहले चरण में कुछ ऐसे लोगों को तय किया था कि जिन्होंने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया। देखिए वो प्रोसेस को लागू होने में और ठीक से इम्प्लीमेंटेशन, आपका सरकारी सिस्टम खराब है, जीएसटी नहीं दे रहा है। निश्चित रूप से जिस ओल्ड पेशेंट जी, इसमें आम जनता से क्या मतलब है? मेरे ऊपर क्यों बोझा बढ़ा रहे हैं? कांग्रेस के नेता मोंटोक सिंह अहलूवालिया का अभी एक सेमिनार में मोंटोक सिंह अहलूवालिया का एक बयान था जिसमें उन्होंने सेमिनार में कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर करेंगे तो भारत की स्थिति भी लंका और पाकिस्तान में होने में देर नहीं लगेगी। मुझे लगता है कि एज ए वेलफेयर स्टेट हमें केवल राज्य के कर्मचारियों का ही नहीं, पूरे देश की सारी जनसंख्या का, सारे नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखना होगा। ठीक है संजय जी, देश का कोई भी नागरिक जो देश का नागरिक है उसके वक्त की कमी है। संजय जी आपको रोकना चाहूंगा, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो देखिए जीएसटी कलेक्शन किस तरह से बढ़ेगा, ये सरकार किस तरह से तय करती है, तो देखने वाली बात होती है। लेकिन जेपी नड्डा का कार्यकाल क्या बढ़ाया जाएगा और कितना चुनौतीपूर्ण ये कार्यकाल रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और जब जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ता है तो सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।